हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप। भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है, आज इसको जानेंगे। और सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे, कैसे शुरू होता है, इसका क्या लक्ष्य है और ये क्या चीज़ है। दोस्तों, पहले इसका परिचय जान लेते हैं। राजनीतिक दल का इतिहास लोकतंत्र में भी ज़्यादा पुराना है। मतलब राजनीतिक दल का इतिहास लोकतंत्र से भी ज़्यादा पुराना है। सभी देशों और हर प्रकार के शासन व्यवस्था के अंतर्गत दलों का अस्तित्व रहा है। जहाँ तक लोकतंत्र का प्रश्न है, उसमें सत्ता के लिए संघर्ष लुक छिपकर नहीं बल्कि खुलकर होता है। लोगों को राजनीतिक दलों का निर्माण करने की छूट होती है तथा जब जब चुनाव होते रहते हैं, चुनाव के माध्यम से राजनीतिक नेता अपने प्रतिनिधित्व को पिछाड़ने की कोशिश करते हैं। जो दल चुनावी संघर्ष में विजय होता है, वह अपनी नीतियों और कार्यक्रम के अनुसार शासन का संचालन करता है। विरोधी दल सरकार पर अंकुश का कार्य करता है। मतलब इसके अंदर बताया गया है कि जब सरकार बनती है ना, तो आपस में उनका प्रतिनिधित्व चलता है, खूब प्रतिनिधित्व होता है, कंपटीशन होते हैं बहुत सारे। और जो ये विरोधी दल होता है ना, विरोधी दल ये सरकार का क्या करता है, सरकार पर अंकुश लगाता है कि जो सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो उसका विरोध करता है खुलकर विरोधी दल। और दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है, ये शुरू हो जाता है। इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, क्या है राजनीतिक दल, क्या है दलीय व्यवस्था, और पूरा अब अच्छे से जानेंगे। दलीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो कि हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। इसको आप कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हो। पहला पॉइंट है, केंद्र में लंबे अरसे तक एक ही दल का प्रभुत्व पर हाल ही में दोबारा अनिर्णायक लोकसभा का गठन। मतलब केंद्र के अंदर काफ़ी सालों तक लंबे एक ही दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन हाल ही में यह प्रभुत्व हट चुका है। मतलब किसी और सरकार का गठन हो गया, यानी तो ये प्रभुत्व क्या हो गया, अनिर्णायक हो गया। तो पहला पॉइंट अपना बनता है, हैशटैग करके मैंने लिखा है, यदि लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने वाले दलों को देखा जाए तो निश्चित ही हम इस परिणाम तक पहुंचेंगे कि भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय दल के अलावा हमारे देश में क्षेत्रीय दलों का भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। और अगला पॉइंट है, परंतु 1977 से 1980 तक के काल तथा 2 दिसंबर 1989 से शुरू होने वाली अवधि को छोड़कर केंद्र में सदा कांग्रेस सत्ता में रही। 1989 में पहली बार यह नौबत आई कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसमें प्रभावी स्थिति जनता पार्टी की थी। मतलब जनता पार्टी की बनी। और जनता पार्टी को समर्थन किसने दिया था, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन पर यह टिकी हुई थी जनता पार्टी। 10वीं लोकसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए। मतलब 10वीं लोकसभा के चुनाव 2 चरणों में हुए। मतदान इनके चुनाव का पहला चरण मई और दूसरा चरण जून 1991 में पूरा हुआ। ये मतदान का चरण था। लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई। कांग्रेस आई, अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। बीजेपी दूसरे नंबर पर और जनता पार्टी तीसरे नंबर पर। अब 21 जून 1991 को राष्ट्रपति ने कांग्रेस आई के नेता श्री नरसिंह राव को पीएम पद की शपथ दिलाई। और अब ये सब सिलसिला चलता रहा। अब 2020 हो चुका है, जो कि सिलसिला चलता रहता है। अब वर्तमान युग की बात कर लेते हैं, वरना टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। वर्तमान युग में मोदी जी 26 जनवरी 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के पीएम बने हैं। और अगला हमारा पॉइंट है, क्षेत्रीय आधार पर दलों का निर्माण। हैशटैग भारत की दलीय व्यवस्था का एक प्रमुख लक्ष्य यह भी रहा है कि देश में बहुत से प्रादेशिक दल विकसित हो गए हैं। ये दल केवल अपने अपने प्रदेश या क्षेत्र के हितों के विषय में विचार करते हैं। मतलब ये बताया गया है ना, जो क्षेत्रीय दल होता है ना, और जिसमें इनमें प्रादेशिक दल विकसित हो जाते हैं। मतलब कोई नेता या कुछ भी या कुछ अक्खड़ बंदा उभर के आ जाता है, तो वो अपने क्षेत्र के विकास की बात करेगा और वैसे विकास की बात बहुत कम करता है। जैसे कि पंजाब में अकाली दल के विभिन्न धड़े शक्तिशाली हैं और तमिलनाडु में डीएमके डीएमके का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा गोवा में महाराष्ट्रवादी
गोमांतक पार्टी का काफ़ी प्रभाव है। अगला पॉइंट इसी का है ये। केरल एक छोटा सा राज्य है, पर वहाँ बहुत से क्षेत्रीय दल हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दल तेलुगु देशम ने जनवरी 1983 के चुनाव में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। मार्च 1985 में पूर्ण इसी पार्टी का सरकार बनी, पर 1989 में उसे भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मतलब तेलुगु देशम ने जनवरी 1983 के चुनाव में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। मतलब ऐसा यकीन नहीं था कि तेलुगु जो सरकार है ये जो जीतेगी, पर मार्च 1985 में दोबारा इसी पार्टी की सरकार बनी, पर 1989 में उसे भारी पराजय का सामना करना पड़ा। असम में करीब 5 वर्ष तक असम गण परिषद सत्ता में रही, पर जून 1991 में वहां पूर्ण कांग्रेस सत्ता में आई। क्षेत्रीय दल चाहते थे कि राज्य को अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्तता बनाया जाए, पर कई ऐसी पार्टियां भी थी जो अलगाववाद का प्रचार करती थी। राज्यों की स्वतंत्रता के नाम पर देश को खंडित करने की प्रवृत्ति का विरोध किया जाना चाहिए। मतलब जो इसमें बताया गया है ना, जब क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि राज्य को अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्तता बनाए जाए। मतलब स्वायत्तता मतलब स्वतंत्र बनाया जाए, राज्य अपने मन मर्जी का कार्य कर सके। पर कई ऐसी पार्टियां भी थी जो अलगाववाद का प्रचार करती थी। अलगाव मतलब राज्य को अलग ही कर दो, भारत से अलग राज्य कर दो, दिल्ली जैसे अलग हो गया इंडिया से। राज्य को स्वतंत्रता के नाम पर देश को खंडित करने की प्रवृत्ति का विरोध किया जाना चाहिए। मतलब राज्य को ना स्वतंत्रता के नाम पर देश से खंडित मतलब देश से अलग करने की प्रवृत्ति का विरोध किया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई यूपी को अलग कर दिया इंडिया से, इसको अलग कर दिया उससे, ये सब अखंडता, ये अलगाववाद होता है। अगला पॉइंट है चुनावी हिंसा। स्वतंत्र भारत में चुनावों का सिलसिला 1952 में शुरू हुआ। उस समय चुनावी अभियान का स्तर ऊंचा था। धीरे धीरे उसमें गिरावट आई और स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए सिर्फ लाठियों का नहीं बल्कि राइफल और हथगोलों का प्रयोग किया जाने लगा। अपराधी किस्म के लोग या अन्य हट्टे खट्टे आदमी चुनाव बूथों पर कब्जा कर लेते और 1989 व 1991 में देश के कई हिस्सों में चुनावी हिंसा हुई, जो लोकतंत्र के माथे पर एक कलंक थी। क्योंकि चुनावी हिंसा लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत मानी जाती है। लोकतंत्र देश एक बहुत ही सही देश होता है जिसमें कोई चुनावी हिंसा या कुछ नहीं गलत नहीं होता है। वरिष्ठ पत्रकार एस सहाय लिखते हैं, अपराधियों राजनेताओं के बीच गठबंधन देखने को मिलता है कि हाँ, अपराधी लोग एक हो जाते हैं और राजनेता एक हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मिलीजुली मतलब सरकार नहीं, एक तरह से मिलजुल जाते हैं आपस में ही, जिसे हम बोलते हैं कि अपराधी एक हो गए। जैसे किसी ने कुछ गलत काम कर दिया तो उसको पता लग गया दूसरे बंदे को, तो वो दोनों एक हो जाएंगे, किसी की शिकायत नहीं करेंगे। राजनीतिक दलों के बीच इस बात को लेकर आम सहमति की जरूरत है कि कोई भी दल अपराधियों को संरक्षण नहीं देगा। किसी अपराधी माने जाए और किसी नहीं, इसके संबंध में उस तरह के सबूत या दलीलों से काम नहीं चलेगा जो कि अदालतों के समक्ष पेश की जाती है। राजनीति का वास्ता जितना कानून से है उतना ही नैतिकता से भी, और समाज को इसका पता रहता है कि अपराधी कौन है। हाँ, क्योंकि समाज कानून से ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रखता है, क्योंकि समाज के सामने जो चीज़ें होती हैं वो समाज देखता है। जैसे कि आप डेली स्कूल जा रहे हो तो समाज में आप दिख रहे हो, भाई हम डेली स्कूल जा रहे हैं। और जैसे डेली पुलिस वाला हमारे गली के आगे ड्यूटी देता है तो हम देख रहे हैं कि हाँ भाई ये ड्यूटी देता है, ये समाज है, समाज देखता है हर चीज़ को। और अगला पॉइंट है विपक्ष की भूमिका। ये आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का। लोकसभा में जिस दल के कम से कम 55 सदस्य हों उसे पार्टी को विपक्षी दल की मान्यता दे दी जाती है। इन चुनावों के फलस्वरूप कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं रही कि उसे विरोधी दल के रूप में मान्यता दी जा सके। एंड दिसंबर 1989 में 9वें लोकसभा के गठबंधन के बाद कांग्रेस आई को विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। फलस्वरूप श्री राजीव गांधी विपक्ष के नेता बने। 10वीं लोकसभा के प्रथम सत्र 9 जुलाई 1991 की शुरुआत हुई।
1990 ओ 10वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 9 जुलाई 1991 को शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। मतलब दोस्तों, विपक्ष के नेता का कार्य क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था। विपक्ष का नेता ये होता है कि वो सरकार के कार्य को देखता है, क्या सरकार गलत कर रही है, क्या अच्छा कर रही है। अगर वो कुछ गलत करती है तो वो उसके ऊपर विरोध करता है, उसका विरोध प्रदर्शन करता है सरकार का। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको पूरी बताई है। आपको उम्मीद है कि मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की